नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हूती प्रमुख की इजरायल को धमकी, 15 सितंबर से बड़े हमले होंगे, ये कहा है हूती ने। इजरायल के हर शहर पर हमले होंगे, ये हूती ने इजरायल को एक बड़ी धमकी दी है। तो अरब महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने 15 सितंबर की सुबह इजरायल पर विनाशक हमले किए। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजरायल पर धावा बोला है। पहली बार इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे। यह हमला यमन से हूती संगठन ने किया है। 3 मोर्चों से तेल अवीव पर हमले होने के बाद इजरायल ने हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कैसे हूती हिज्ब के हमले और इजरायल के पलटवार अरब में महायुद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। इजरायल में ऐसा विध्वंस पहली बार हुआ है। इजरायल पर अब तक इतने बड़े हमले नहीं हुए थे। हूती के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पूरे इजरायल में सायरन गूंजने लगे। इजरायल के 20 लाख लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि जल्द से जल्द करीबी बंकर में पहुंच जाए। आसमान में मंडरा रहा खतरा किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता है। इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों से आसमान में धुएं की लकीरें नजर आने लगी। लेकिन इजरायल के डिफेंस सिस्टम हूती की मिसाइल को रोक नहीं पाए। मिसाइलों के टुकड़े जगह जगह गिरने लगे और जगह जगह आग लग गई। हूती का टारगेट बेन गुरियन एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट से पहले मोदन रेलवे स्टेशन के करीब हूती की मिसाइल गिरी। ट्रेन स्टेशन के कई इलाकों में विस्फोट के बाद मिसाइल के टुकड़े फैल गए और आग लग गई। मिसाइल इंटरसेप्शन की कोशिश में इजरायल के कई इलाकों में आग लग गई। हूती की मिसाइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर पहले गिरी। हूती ने 15 सितंबर की सुबह 6:21 पर हमला किया। सुबह 6:32 पर इजरायल में सायरन गूंजने लगा। इजरायली सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और यह भी पड़ताल की जा रही है कि हूती की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लेयर को कैसे भेद कर निशाने पर गिरी। तेल अवीव की सुरक्षा में इजरायल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इनमें पहली 2 लेयर लॉन्ग रेंज एरो 3 डिफेंस सिस्टम की है और एक लेयर शॉर्ट रेंज आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की है। लेकिन हूती की मिसाइल इन सब लेयर को ध्वस्त करते हुए तेल अवीव पर गिरी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 22 मिसाइलें फायर की, लेकिन हूती की मिसाइल नहीं गिरा सकी। इसके अलावा हूती की मिसाइल सऊदी अरब के जल क्षेत्र और जॉर्डन की वायु सीमा से होती हुई इजरायल पहुंची। हूती ने 3 देशों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है हूती का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना।
इजराइल पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इसीलिए इजराइल के डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। और हूती ने यमन से इजराइल की राजधानी पर हाइपरसोनिक हमला किया। इस मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर तय किया और इतनी दूरी तय करने में मिसाइल को 11 मिनट 5 सेकंड का वक्त लगा। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि हूती की प्रिसीशन मिसाइल स्ट्राइक कामयाब रही है और आने वाले समय में इजराइल पर इससे बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान के समर्थन से चलने वाले अरब के प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने का भी ऐलान कर दिया। हाइपरसोनिक हमले के बाद इजरायली मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि इजराइल पर हुए इस हमले को बड़े हमलों की शुरुआत माना जाए, क्योंकि हूती के पास ऐसी मिसाइलों का भंडार है जिन्हें इजराइल रोक नहीं सकता है। इजराइल पर 15 सितंबर की सुबह एक साथ 3 मोर्चों से हमले किए गए। यमन से हूती ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके साथ ही गाजा से हमास की रॉकेट ब्रिगेड ने हमले किए। इसके साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। ये हिजबुल्लाह के हमलों की तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के 8 मिलिट्री बेस पर 15 सितंबर की सुबह रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के कई सेटलमेंट में तबाही मची। इन हमलों से गलीली सहित कई इलाकों में नुकसान की खबरें। हिजबुल्लाह ने कुल 40 रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास ने भी गाजा से रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमले किए। पंद्रह सितंबर इजराइल के लिए अब तक का सबसे विनाशक दिन साबित हुआ है। 14 सितंबर को यमन में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया और उसके बाद इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। हमलों के बाद ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने कहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की पहली बरसी 7 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर तक इजराइल पर सरप्राइज अटैक किए जाएंगे। हमलों के बाद इजरायली वॉर काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इजराइल सरकार ने यमन और लेबनान पर बड़े हमलों का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यमन में हूती के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की जाएंगी। इसके साथ ही दक्षिण लेबनान के वज्जानी में इजराइल ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वज्जानी के नागरिकों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है इजराइल जल्दी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब अरब में ऑल आउट महासंग्राम छिड़ जाना होगा। इस हमले के बाद ईरान और इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा के बेतनान पर IDF के हमले, गाजा के एक स्कूल पर बमबारी की। स्कूल में हमास लड़ाकों ने बनाया बेस। तो यूक्रेन के हमलों से रूस में बारूदी बवंडर आ चुका है। 5 से ज्यादा इलाकों में ड्रोन वर्षा से रूस दहल गया है, जबकि यूक्रेन ने धमकी दी है कि यह सिर्फ विध्वंस का ट्रेलर है। बर्बादी की पूरी पिक्चर बाकी है। ज़ेलेंस्की के इस जोश के पीछे की बड़ी वजह है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार रूस में इस्तेमाल करने की मंजूरी गुप्त रूप से मिल चुकी है। हालांकि अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे पर इस मामले में फाइनल मुहर भी लग जाएगी, यानी ज़ेलेंस्की अमेरिका से रूस में तबाही का ग्रीन सिग्नल लेकर लौट सकते हैं।
इस बीच क्रेमलिन ने नेटो देशों पर हमले के लिए एक गठबंधन तैयार किया है, जिसमें रूस के अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान है। उनसे मिले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है, जिससे हथियारों की मारक क्षमता का टेस्ट हो सके। और 48 घंटे पहले तक रूस यूक्रेन को दहला रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने पलटवार किया तो रूस धधकने लगा। रूस से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है तबाही का दायरा कितना बढ़ गया है। रूस के वेर्दोविस्क इलाके के निजिनी तागिल में पड़ने वाली गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिससे गैस पाइपलाइन में आग लग गई। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। कई घंटे तक आग की लपटें उठती रही। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दरअसल यूक्रेन ने 24 घंटे पहले कीव पर हुए हमले का बदला लिया है। एक दिन पहले रूस ने कीव पर 76 ड्रोन दागे थे, जिसके बाद यूक्रेन ने आधी रात में रूस को दहलाया। क्रेमलिन को शक है कि यूक्रेन ने F-16 से हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन की हिमाकत लगातार बढ़ी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। वैसे भी कई नाटो देश लंबी दूरी के हथियार देने के पक्ष में हैं। उधर अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, जहां इस फैसले पर अंतिम मोहर लगेगी। फैसला यूक्रेन के पक्ष में होगा, इसे लेकर ज़ेलेंस्की आश्वस्त लगते हैं। और यह उसी का असर है कि रूस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मॉस्को रीजन, सेंट पीटर्सबर्ग, कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में हमले किए गए। इसके अलावा यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके को भी दहलाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही लुहांस्क में मचाई। इन तस्वीरों से लुहांस्क में बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें सूमी, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन पर यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री पोस्ट पर ड्रोन दागे। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही रूस के शहरों में मचाई, खासतौर से बॉर्डर के पास वाले इलाके टारगेट पर थे। बेलगोरोद में हथियार गोदाम खाक कर दिया। यह आग की लपटें उसी हथियार गोदाम से निकल रही हैं, जहां कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने हमला किया था। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान रूसी सैनिकों की मिलिट्री पोस्ट को उड़ा रहे हैं। कुछ घंटे पहले हमले में रूस के सैन्य ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया। इस दौरान कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। तबाही का दायरा यही नहीं रुका है। अब यूक्रेन एनर्जी सेक्टर के अलावा उन ठिकानों को तबाह कर रहा है जहां रूस ने हथियार रखे हैं या फिर जहां हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। सोचिए, यूक्रेन अभी इतना हमलावर है, जब उसके पास लंबी दूरी के हथियार आ जाएंगे तो तबाही कितनी भयानक हो सकती है। तो यूक्रेन जिस तेजी से हमले कर रहा है, उससे लग रहा है कि वो मॉस्को पर बड़ा हमला कर सकता है। अभी उसने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। वोरोनिश में प्रशासनिक इमारत पर हमला करके उसमें आग लगा दी। पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में भी हमला किया।
वहां वेयर हाउस पर ड्रोन अटैक किया गया। लिपित्स्क के मिलिट्री बेस को खाक कर दिया। कुर्स्क में आगे बढ़ रहे सैनिकों ने रूसी मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी, जबकि जेलेनोग्राद के रेल डिपो में आग लगा दी। लेनिनग्राद में नेवल बेस पर शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला किया गया। वहीं कैलिनिनग्राद पर सी ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों पर रूस को नेटो पर शक है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यूक्रेन हमले नहीं कर सकता। यूक्रेन रुक नहीं रहा है। दरअसल यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड इसलिए भी कर रहा है कि वो आर्कटिक तक रूस के न्यूक्लियर बेस को उड़ा सके। यूक्रेन के प्लान का अंदाजा रूस को हो चुका है, इसलिए रूस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। रूस युद्ध में नए ड्रोन उतारने वाला है। उसने लॉन्ग रेंज ड्रोन हार्पी A1 का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। 2500 यूनिट तैयार भी कर ली है। इस ड्रोन की रेंज 1500 किलोमीटर है। खास बात यह कि इस ड्रोन में चीन से आए पार्ट्स लगे हैं। यानी रूस अब अपने मित्र देशों की मदद ले रहा है। वैसे भी यूक्रेन ने दावा किया है रूस ने कीव पर हमले में नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ दिन पहले ईरान से मिसाइलों का बड़ा जखीरा मॉस्को पहुंच चुका है। इसलिए रूस अब कुर्स्क का बदला यूक्रेन को दहलाकर ले रहा है। इसके लिए कुछ घंटे पहले मीडियम रेंज मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें कीव की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया, जबकि किवरोगोद और पोल्तावा में भी भारी तबाही मचाई है। इन इलाकों में रूस ने सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा कई शहरों में भी Su-35 से बमबारी की गई, जिसमें सूमी को निशाना बनाया गया, जबकि खार्किव, चेरकासी और चेरनीगोव से आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। इस दौरान रूसी जेट बम बरसाते रहे, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करते रहे। रूस के हमले को देखते हुए ज़ेलेंस्की चाहते हैं जल्द से जल्द लंबी दूरी का हथियार मिले, जिससे मुकाबला किया जा सके। इस दौरान यूक्रेन को डेनमार्क से 18 बोहडाना आर्टिलरी सिस्टम मिल चुके हैं, जिन्हें डेनमार्क ने 2 महीने में तैयार किया। अब यूक्रेन खुद ही 155 mm आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि उसे पोलैंड से MiG-29 भी मिलने जा रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की एक लंबे युद्ध की तैयारी के लिए हथियार जमा कर रहे हैं। जैसे ही लंबी दूरी के हथियार उसे मिलेंगे, वो F-16 और लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले, उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। शेयर यासूब में हमले से भारी नुकसान हुआ है। और कुर्स्क में यूक्रेन के पास अब 2 विकल्प हैं। यूक्रेन या तो कुर्स्क में सरेंडर कर दे या फिर रूसी सेना के खिलाफ अभियान को और तेज करे। कुर्स्क में 30 से अधिक गांवों को गंवाने के बाद ज़ेलेंस्की ने युद्ध की नई रणनीति बनाई है। यूक्रेन के सैनिकों को वापस बुलाने की जगह कुर्स्क के ही दूसरी दिशा में भेजा गया है। अब यूक्रेनी सेना रूस को अलग दिशा और अलग इलाके में जाकर मात दे रही है। ज़ेलेंस्की ने उन जगहों की पहचान की है जहां रूसी सेना की मौजूदगी कम है और डिफेंस लाइन कमजोर है। यही वजह है कि कुर्स्क में एक बार फिर घुसपैठ मुमकिन हो सकी। लगातार हार के बाद यूक्रेनी सेना कुर्स्क में संभलने की कोशिश कर रही है। तीन 3000 से अधिक सैनिकों को गंवाने के बाद यूक्रेनी फौज बेहद खूंखार हो चुकी है। और अब रूसी फौज से खून का हिसाब खून से लेने की तैयारी है। नाटो से दिशा निर्देश मिलने के बाद
यूक्रेनी फौज अब नए इलाके में रूस को चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के ग्लूशकोवो में यूक्रेनी सेना का काफिला पहुंच चुका है। ग्लूशकोवो में रूसी सेना की डिफेंस लाइन बेहद कमजोर है। यूक्रेनी फौज यहां करीब 10 गांवों पर कब्जा जमा चुकी है। ग्लूशकोवो का वीडियो जारी करके कुर्स्क की जंग में रूसी इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इस इलाके में रूसी सेना की जली हुई गाड़ियां नजर आती हैं। सईम नदी का वो पुल भी दिख रहा है जिसे यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक खुद अपने वाहनों को जला रहे हैं। रूसी सैनिक अपने ही इलाकों को लूट रहे हैं। यूक्रेनी सेना इस इलाके में कब्जा करती हुई आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना यूक्रेनी फौज पर हावी है। रूसी वायुसेना यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रही है। FAB 500 और ग्लाइड बम से लगातार हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जंग पर नाटो देशों की नजर है। अमेरिकी सैटेलाइट से कुर्स्क पर नजर रखी जा रही है। पेंटागन से ज़ेलेंस्की को लगातार दिशा निर्देश मिल रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना की मदद के लिए कीव से पेंटागन तक लगातार रणनीति बन रही है। रूसी सेना को रोकने और चकमा देने के लिए यूक्रेन की कुछ खास बटालियन को तैयार किया गया है। पिछले हफ्ते सोमवार से यूक्रेन ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन के सीक्रेट पॉइंट पर सैनिकों को जमा किया गया। कुर्स्क की सीमा के करीब टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की गई। पश्चिमी कुर्स्क की सीमा पर गुरुवार को अचानक यूक्रेनी टैंक से हमला किया गया। यूक्रेन के कई ड्रोन इस इलाके में लॉन्च किए गए और उसके बाद फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत की गई। यूक्रेन की गोलाबारी से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेनी ड्रोन से पश्चिमी कुर्स्क की सीमा की रेकी की गई। फिर कुर्स्क की सीमा में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। गुरुवार को यूक्रेनी सेना को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन से यूक्रेनी सेना के जवान कुर्स्क के पश्चिमी हिस्से में दाखिल होने लगे। रूस की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई और यूक्रेनी सेना की गाड़ियां कुर्स्क में दाखिल हो गई। आपको इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल दिखाते हैं। तो यूक्रेन की सीमा से यूक्रेन की 2 बटालियन कुर्स्क में घुसी हैं। ये यूक्रेन आर्मी का खोर्न ग्रुप है। खोर्न ग्रुप ने सीमा पर रूसी सुरक्षा घेरा को तोड़ा है। 6 अगस्त जैसे यूक्रेनी सेना कुर्स्क में घुसी थी वैसे ही घुसपैठ हुई है। यूक्रेन का खोर्न ग्रुप रूसी सेना पर हमला करते हुए आगे बढ़ रहा है। खोर्न ग्रुप ने घुसपैठ के बाद रूसी सेना पर हमला किया जिसमें 6 रूसी सैन्य वाहन नष्ट हो गए। एक टैंक भी भस्म हो गया और कई रूसी सैनिकों की मौत हुई। कुर्स्क में खोर्न ग्रुप का प्रचंड प्रहार शुरू हो गया है और रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी खोर्न ग्रुप जिस इलाके में है वहां 8000 रूसी सैनिक घिर गए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। बहुत दिनों बाद यूक्रेनी सेना के हिस्से में 2 कामयाबियां आई। पहली कामयाबी कुर्स्क में घुसने को लेकर और दूसरी ग्लूशकोवो में नए इलाकों पर कब्जा। हालांकि ये दोनों यूक्रेन के दावे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया गया है। रूस का दावा है कि कुर्स्क में रूसी वायुसेना को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। नाटो के हथियार भी कुर्स्क में भस्म हो रहे हैं। रूस का दावा है कि कुर्स्क की सीमा को सील कर दिया गया है और अब यूक्रेनी सेना न पीछे जा सकती है और न ही कुर्स्क में आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम रास्ते बंद होने के बाद ही यूक्रेनी फौज ग्लूशकोवो की तरफ गई।
लेकिन यहां भी रूसी सेना को पहुंचने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। ग्लूचकोवो के लोग अभी इलाके से बाहर नहीं निकल सके, इसलिए ग्लूचकोवो में रूस की वायुसेना बमबारी नहीं कर रही। बमबारी से रूसी नागरिकों की मौत का खतरा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कई वीडियो जारी किए और दिखाया है कि किस तरह से यूक्रेनी सेना का कुर्स्क में संहार किया जा रहा है। नाटो के तमाम वाहन कुर्स्क में कितने कमजोर साबित हो रहे हैं। सूमी पर भी रूसी सेना के हमले जारी। सूमी में यूक्रेनी आर्टिलरी को नष्ट किया जा रहा है। सूमी से यूक्रेन कुर्स्क पर लगातार गोलाबारी कर रहा है। हालांकि इतना तो साफ है कि कुर्स्क की जंग में रूस ने अब जितनी बड़ी फौज उतारी है, उसके सामने यूक्रेनी सेना बेहद कमजोर है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के पास एयर डिफेंस के तौर पर कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि रूसी वायुसेना के हमलों को रोक पाना यूक्रेनी फौज के बस में नहीं। जमीन पर भले ही यूक्रेनी सेना कामयाबियां हासिल कर ले, लेकिन रूस की हवाई शक्ति से बच निकलना यूक्रेनी सेना के लिए बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ देर पहले खार्किव में रूस ने एक भीषण बमबारी की है। खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस का हमला। 2 घंटे से जल रही है रिहायशी इमारत। रूस के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उधर रूस ने अमेरिका के दुश्मन ईरान को परमाणु संयंत्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी, परमाणु संपन्न बनाने की, और दावा है कि कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ईरानी राष्ट्रपति के साथ न्यूक्लियर डील पर साइन कर सकते हैं। दरअसल जेलेंस्की यूरोप से लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग पर अड़े। पुतिन को डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन को हमले की छूट दे सकता है, और ऐसे में पुतिन ईरान को परमाणु शक्ति देकर अमेरिका को घेरना चाहते हैं। लेकिन पुतिन की इस नीति ने दुनिया को परमाणु विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। Потому что любая действующая власть जिस मीटिंग का इंतजार यूक्रेनी राष्ट्रपति को था, वो 24 घंटे पहले खत्म हो चुकी है। वॉशिंगटन में बाइडेन और स्टारमर की मुलाकात हुई। मुलाकात का एक बड़ा एजेंडा यूक्रेन था। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में उन्हें लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन के राष्ट्रपति की माने तो चर्चा यूक्रेन पर जरूर हुई, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लेकर कोई बात नहीं हुई। सवाल है कि अमेरिका और ब्रिटेन लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चुप क्यों है? दरअसल इसकी वजह है कि दुनिया में होने वाले महाविनाश का डर। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत का मतलब महाजंग की शुरुआत होगी। ब्रिटेन अमेरिका को डर है कि रूस नाटो देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। डर है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। इस डर की वजह रूस की वो धमकी है जो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से दी। संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रतिनिधि ने अपने बयान में साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत मिली तो युद्ध नाटो और रूस के बीच होगा। ओलेक्सेविच नेबेंजिया ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर
नाटो पर हमले की चेतावनी तो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी एक रिपोर्ट में कह दिया कि रूस का सब्र टूटने का अंजाम परमाणु तबाही होगा। Они выиграли холодную. रूस दुश्मन के हमलों के जवाब में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करता है। हम इस तरह के हमलों से पैदा होने वाले खतरे को जानते हैं। फिलहाल मॉस्को धैर्य दिखा रहा है, लेकिन यह खत्म हो सकता है। उम्मीद है पश्चिमी देश समझते हैं कि रूस क्या कर सकता है। रूस की तरफ से ये धमकियां ऐसे वक्त में आ रही हैं जब कई नाटो देशों की तरफ से अमेरिका पर यूक्रेन को रूस के कई किलोमीटर अंदर हमलों की इजाजत देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बीते हफ्ते जर्मनी और पोलैंड की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए थे। अब ब्रिटेन में भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने की मांग उठ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की मांग से सहमत हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के 5 पूर्व रक्षा मंत्री भी यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने स्टार्मर से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत देने की मांग की। फिलहाल कीर स्टार्मर और बाइडेन इन सभी मांगों को लेकर चुप हैं, लेकिन रूस को शक है कि वॉशिंगटन की तरफ से किसी भी वक्त यूक्रेन की मांगों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के साथ मिलकर अपने गठजोड़ को और मजबूत कर रहे हैं। Если это решение будет принято, это будет... ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान रूस जाने वाले हैं। वो रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पुतिन पेजिशकियान की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बातचीत के दौरान रूस ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बात बन सकती है। माना जा रहा है कि रूस ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले परमाणु टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, जिससे ईरान वक्त से पहले परमाणु संपन्न देश बन जाएगा। पश्चिम में पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए रूस के लिए ईरान का परमाणु संपन्न होना फायदे का सौदा होगा। इसके बदले जहां उसे बैलिस्टिक मिसाइलें मिलेंगी, वहीं अमेरिका पर जंग से दूर हटने का दबाव बढ़ेगा। ईरान रूस गठजोड़ से यूरोप की टेंशन भी बढ़ गई। G7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी ये मुद्दा उठा। G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, ईरान रूस को युद्ध में मदद कर रहा है, उसे तुरंत रूस का समर्थन बंद करना चाहिए। ईरान मिसाइल और ड्रोन भेजना बंद करे। ईरान का यह कदम दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। साफ है, रूस यूक्रेन की जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। इस चिंगारी में मिडिल ईस्ट के देश भी आहुति देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत दी तो परमाणु युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। और रूस की नौसेना समुद्र में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। 12 समुद्री क्षेत्रों में अमेरिका और नेटो के खिलाफ खतरनाक नेवल ड्रिल की जा रही है। रूस के 400 युद्धपोत और 125 एयरक्राफ्ट समंदर में सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ गर्जना कर रहे हैं। इसके अलावा 7 समंदर में रूस ने बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। रूस को चीन और उत्तर कोरिया मिसाइलों की सप्लाई कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन की सेना ये युद्धाभ्यास, ये तैनाती, ये मिसाइल आयात क्यों कर रही है? रूसी सेना समुद्र में महामंथन कर रही है। समंदर में मिसाइल फायर की जा रही है।
तोप और गन से लाइव फायरिंग हो रही है। समंदर के ऊपर रूसी बॉम्बर विध्वंसक गर्जना कर रहे हैं। समंदर के ऊपर और समंदर के अंदर भी हमले का अभ्यास हो रहा है। धरती से जहाजों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। रूसी सेना एक साथ समुद्र में 12 जगहों पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। इस नेवल ड्रिल का नाम है ओशन 2024। यह अमेरिका और नाटो के खिलाफ रूस की सबसे बड़ी नेवी ड्रिल है। यह नाटो के अस्तित्व को खत्म करने का अभ्यास माना जा रहा है। यह युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। रूस 30 साल बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है और मॉक टारगेट को तबाह किया जा रहा है। पुतिन ने समंदर में विध्वंसक गर्जना कर नाटो के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी। रूस के साथ उसके सहयोगी देश चीन ने भी समुद्री युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस एक दो नहीं बल्कि 12 समुद्री क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास कर रहा है। 12 क्षेत्रों में चल रहे इस युद्ध अभ्यास में 400 युद्धपोत शामिल हैं। इन युद्धपोतों के साथ 125 एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। इस बेड़े में 7500 युद्धक उपकरण जिसमें मिसाइल लॉन्चर MLRS शामिल है। रूस के साथ इस युद्ध अभ्यास में चीन के 4 जहाज शामिल हैं जो जापान सागर में चक्कर लगा रहे हैं। 30 साल बाद हुए इस युद्ध अभ्यास में कुल 90,000 सैनिक भी शामिल हैं। रूसी नेवी एक तरफ अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है, तो दूसरी तरफ नाटो और यूरोप के खिलाफ समुद्र में बड़ी तैनाती भी कर रही है। अब यहाँ ये समझने की तैयारी है कि रूस धरती के कौन कौन से हिस्से में अपने वॉरशिप तैनात कर चुका है और उसके टारगेट पर कौन कौन से देश हैं। नॉर्थ सी में रूस के वॉरशिप हैं। यहां से रूस यूरोप के जर्मनी, इटली, ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। आर्कटिक सागर से रूस नॉर्डिक देशों पर हमले की तैयारी कर चुका है। भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं और यहां से अमेरिकी नेवी बेड़े पर हमले कर सकते हैं। कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में भी रूस ने युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। एशिया के मोर्चे पर प्रशांत महासागर और जापान सागर में रूसी सेना मौजूद है। जापान सागर में चीन के जहाज भी रूस के साथ हैं। रूस ने समंदर के साथ साथ नाटो को मिटाने के लिए 3 देशों से सीक्रेट डील ली है। ये देश हैं चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। ये तीनों देश रूस को बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर रहे हैं। रूस बारूद का बड़ा जखीरा तैयार कर रहा है। अमेरिका ने अगर यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमले करने की अनुमति दी तो पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग के साथ मिलकर नाटो का अस्तित्व मिटाने वाला सैन्य अभियान लॉन्च कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और हमास चीफ याह्या सिनवार गाजा में ऑपरेशन के बाद से अंडरग्राउंड है, लेकिन अब अचानक एक के बाद एक 3 बयान जारी करके सिनवार ने इजरायल को चौंका दिया है। माना जा रहा था कि सिनवार या तो मारा जा चुका है या जख्मी है, लेकिन अब सिनवार के सही सलामत होने के संकेत मिलने के बाद स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के शूटर्स सिनवार को मारने निकल चुके हैं।
इसराइल की खुफिया एजेंसी इन दिनों एक स्पेशल मिशन पर है। मोसाद के जासूस और कमांडो की टोली को एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा गया है। सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए 500 से ज्यादा लोगों को इजराइल से रवाना किया गया है। इजराइल ने यहिया सिनवार को मारने का मिशन शुरू किया है। गाजा से लेकर कई देशों में सिनवार की तलाश हो रही है। सिनवार को मारने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। हमास के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से गाजा में अनगिनत धमाके हुए। गाजा में कई सुरंगों को नष्ट किया गया। हजारों लोगों की मौत हुई। हमास के लड़ाकों को मारा गया। लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट आज भी जिंदा है। गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से आज तक ना तो सिनवार को देखा गया, ना ही सिनवार की तरफ से कोई बयान जारी किया गया। इजराइल को अंदेशा था कि सिनवार मारा गया। इजराइल को लग रहा था कि सिनवार खान यूनिस में खत्म हो गया, लेकिन सिनवार के जिंदा होने के कई सबूत मिल चुके हैं। ईरान के एक बेहद सेफ जोन में इस्माइल हानिया की हत्या हुई। इसे अमेरिका और इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन माना गया। लेकिन हानिया की मौत के बाद भी हमास के हमले जारी रहे। हानिया के बाद सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया। पहली बार सिनवार के जिंदा होने का संकेत मिला, लेकिन सिनवार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। गाजा में हमास के विशाल सुरंग नेटवर्क में अब तक कभी इजराइल की सेना और सिनवार का आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन अब इजराइल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सिनवार ने चिट्ठी लिखकर साबित कर दिया है कि वो जिंदा भी है और सही सलामत भी। क्योंकि सिनवार ने लगातार 3 बयान जारी किए हैं। सिनवार ने अल्जीरिया के राष्ट्रपति को चुनाव में जीत की बधाई दी है। हानिया की मौत पर शोक जताने वालों को धन्यवाद दिया है। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को मदद देने का भरोसा दिया है। ये सब सिनवार ने खुद किया है या नहीं, ये तो साबित नहीं हो सकता, लेकिन ये जाहिर हुआ है कि सिनवार को दुनिया की तमाम खबरें मिल रही हैं और सिनवार हमास के मिशन को लीड भी कर रहा है। यही वजह है कि सिनवार को खत्म करने का ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया गया है, जिसके तहत मोसाद और इजरायली सेना खास अभियान पर निकली है। हालांकि इतिहास गवाह है कि मोसाद जिसके पीछे पड़ जाए वो दुनिया में कहीं भी अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका में चुनाव है और बाइडेन का सत्ता से जाना तय। माना जा रहा है कि अपने तमाम फैसलों को सही साबित करने के लिए बाइडेन अगले कुछ महीने में बड़े फैसले लेने वाले हैं, ताकि रूस युद्ध में काफी पिछड़ सके। रूस यूक्रेन युद्ध में जो 2.5 वर्षों से नहीं हुआ, वो अब हो सकता है। अगले कुछ महीनों में यूक्रेन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि रूस को युद्ध में वापसी करने में कई महीने लग जाएं।
ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने वाला है, चुनाव होने वाला है और मुश्किल से बाइडेन के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। इसलिए माना जा रहा है कि अब अमेरिका से यूक्रेन को युद्ध में जीत का ब्रह्मास्त्र मिल सकता है। बाइडेन पर अपने कार्यकाल की कामयाबी दिखाने का दबाव है। बाइडेन को सरकार के हर फैसले को सही साबित करना है। बाइडेन को विपक्ष को यूक्रेन मुद्दे पर करारा जवाब देना है। यही वजह है कि सत्ता जाने से पहले बाइडेन कई बड़े फैसले ले सकते हैं। पहला फैसला ATACMS मिसाइलों को लेकर हो सकता है। ATACMS से रूस की जमीन पर हमले की इजाजत मिल सकती है। ATACMS की रेंज 300 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली है। बाइडेन का फैसला युद्ध का रुख बदल सकता है क्योंकि अमेरिका से कई नए हथियार यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। अमेरिका में मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बेहद तेज है। बाइडेन नेटो देशों से भी यूक्रेन को बहुत कुछ दिलवा सकता है। यूक्रेन में पहली बार ऐसे ड्रोन का टेस्ट चल रहा है जिससे रॉकेट से चलने वाले ड्रोन से हमला हो सकता है। इसी तरह के कई हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। बाइडेन चाहते हैं कि उनकी सत्ता में रहते हुए यूक्रेन बेहद ताकतवर हो जाए ताकि अमेरिका की नई सरकार भले ही फैसला लेने में देर करे लेकिन रूस यूक्रेन में जीत हासिल न कर सके। बाइडेन पोलैंड से यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान दिला सकते हैं। बाइडेन को बस पोलैंड को सीमा की सुरक्षा का भरोसा देना है। नेटो देशों को पोलैंड की सीमा पर गश्त का आदेश दे सकते हैं। पोलैंड से MiG-29 और ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस में हमले की इजाजत दिलाकर बाइडेन यूक्रेन को बड़ी ताकत दे सकते हैं। स्टॉर्म शैडो से 290 किलोमीटर दूर तक प्रहार किया जा सकता है। एक तरफ सरफेस टू सरफेस ATACMS और दूसरी तरफ एयर टू सरफेस स्टॉर्म शैडो। ये दो ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन तक पहुंचाए जा चुके हैं। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है। अमेरिका से रोबोटिक हथियार दिए जा सकते हैं। रोबोटिक हथियारों की सप्लाई शुरू भी हो गई है। फ्रंटलाइन पर रोबोटिक हथियार गेम चेंजर बन सकते हैं। हालांकि अगर बाइडेन ने ऐसे फैसले लिए तो नेटो और रूस के बीच जंग भी छिड़ सकती। और यूरोप के कई देशों में बाढ़ बारिश ने तांडव मचा रखा है। पोलैंड से लेकर रोमानिया तक कुदरत के प्रचंड प्रकोप से थर्रा उठे हैं। यूरोप में जल कितने देशों में विध्वंस कर रहा है, अब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। Czech Republic, Poland, Romania, Austria, देश अलग है, शहर अलग है, लेकिन हालात एक जैसे। यूरोप के ये चारों देश आसमान से बरसी आफत की मार झेल रहे हैं। अचानक आई जोरदार बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जल प्रलय के बीच हजारों लोग फंसे हैं, जिनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को सड़कों पर उतारा गया है। ड्रोन वीडियो में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। जल प्रलय की तस्वीरें रोमानिया की हैं, जहां बाढ़ की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रोमानिया में सबसे बुरे हालात गलाती काउंटी में हैं, जहां कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। गलाती काउंटी में बाढ़ में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। रोमानिया जैसा ही हाल चेक रिपब्लिक का भी है, जहां ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में नदियों का पानी किनारों को तोड़ शहरों में घुस चुका है।
जिससे सैलाब सड़कों पर दौड़ रहा है। भारी बारिश से हजारों लोग प्रभावित हैं। कई शहरों में पावर कट कर दिया गया है। 63,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। पोलैंड में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से क्लाड्सको शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शहर से बहने वाली नदी उफान पर है। शहर के कई हिस्सों में नदी का पानी उतर आया है। जानकारी के मुताबिक क्लाड्सको शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4,000 से ज्यादा जवानों को उतारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।